शीतल जी, मैं आपके पास जैसे एक्विजिशन और मर्जर का समय चल रहा है, तो मेरे ख्याल में एक्विजिशन और मर्जर तो एक ही व्यक्ति इस देश में इस समय कर रहा है, जिसके लिए हम और आप हरदम कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। मुझे एक, लेकिन राहुल गांधी जी से एक और चीज, क्योंकि ये सब कांग्रेस की अंदरूनी कलह को हम लोग आज बात कर रहे हैं, राहुल जी क्या एज अ स्ट्रेटेजी, क्योंकि हमारी और आपकी अटकल ही हो सकती है, अजय शुक्ला जी हम लोग से बेहतर बताएंगे, क्या एज अ स्ट्रेटेजी कर्नाटक नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वो पूरे नॉर्थ ईस्ट नहीं गए उस समय, हुआ भाई यूके चले गए, एक आध मीटिंग जाके कर लिए थे। अभी ये कहा जा रहा है कि शायद उनको, जैसे हिमाचल प्रदेश में लोकल इश्यूज पे लड़ा था कांग्रेस ने इलेक्शन और जीत के आई थी, उस तरह की स्ट्रेटेजी कांग्रेस के अंदर भी हो रही है कि नहीं? लेकिन मुझे एक दूसरी चीज लगती है, ये कुछ भी कहें, राहुल जी ने जितने ठीक ढंग से जम्मू कश्मीर का इशू, उस श्रीनगर के अगर आप भाषण याद हो आपको जो उठाया था, उतना मेरी याद में हाल के दिनों में किसी भी राजनेता ने नहीं उठाया। तो कर्नाटक में ऐसा क्या, ये इंप्रेशन क्यों जाना कि राहुल गांधी को अभी कर्नाटका जाने से रोका जा रहा है कि कहीं वो जाके नेशनल इशू कर देंगे, बीजेपी के हाथ में मुद्दा आ जाएगा, इत्यादि इत्यादि? मुझे लगता है कि द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, उनके जो सबसे अच्छे राहुल गांधी, उनको तो कर्नाटक क्यों नहीं भेज रही है कांग्रेस, जरा ये भी समझे। और सचिन पायलट वाली बात पे आपकी टिप्पणी तो लेना ही है, दोनों चीजें। पॉलिसी इन गुजरात, देखिए मेरा अपना ये मानना मैं है। अजय अजय भाई, शीतल जी से मैं पूछूं फिर आपके पास आ रहा हूं, माफ कीजिएगा, माफ कर लीजिएगा अजय भाई, शीतल जी। हाँ, व्यास जी को सुनना बहुत अच्छा लगा। बहुत समय बाद पढ़ते रहे हैं उनके बारे में, लेकिन आज उनको साथ में आपके कार्यक्रम में पाना एक सुखद अनुभव है। आपने जो बातें कही उसमें एक बात यह है कि ये तो हमें स्वीकार करना है, ये सच्चाई है कि चाहे सोनिया गांधी जी हो या राहुल गांधी जी हो, इवन प्रियंका गांधी जी भी, ये लोग कोई राजनीति के लिए न ट्रेंड किए गए थे, न बने थे, और न ये कोई ट्रेंड लोग हैं। ये परिस्थितियों ने इनको इस मुकाम पे खड़ा कर दिया है। श्रीमती गांधी का आप जानते ही, उनके पति की मृत्यु के बाद वो एकदम बिल्कुल ही 5 साल तो बिल्कुल सक्रिय नहीं रही। लोग उनके यहाँ कांग्रेसी जाते रहे, कांग्रेसी सक्रिय रहे उनको लाने के लिए, वो तो निष्क्रिय थी। और वो जैसा कि डिटेल्स हैं उसके हिसाब से वो अपने बच्चों, पहले तो वो अपने पति को भी नहीं चाहती थी राजनीति में। वो एक परिस्थिति थी जिसमें उनके पति आए, वो भी असामान्य परिस्थिति इस परिवार के साथ हुई है। और उससे भी असामान्य परिस्थिति तब हुई जब उनके पति की ही हत्या हो गई, और पार्टी जिस तरह से बनी, खैर सरकार बनी चली, उनके पति की हत्या से उपजी सहानुभूति से वो सरकार बन गई थी, वरना तो कठिनाइयां थी। उसके बाद उन्हें मजबूरन कांग्रेस में हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि अर्जुन सिंह, नरेंद्र तिवारी, बहुत सारे वेटरन का झुंड जो था वो कांग्रेस को कथित बचाने के नाम पर उनको लाना चाहता था। कांग्रेस जैसी श्रीमती गांधी के जमाने से बन गई है। नेहरू जी के लास्ट में एक आपस में एक स्ट्रगल हुआ था, जिसमें कुछ डिटेल्स आजकल शास्त्री जी वगैरह वाले आते हैं तो पता लगता है कि शास्त्री जी उसको लेके कॉन्शियस थे और वो नहीं चाहते थे, और इसलिए वो सिंडिकेट वगैरह वाला जो इशू हुआ था, खैर उस पे जाने पे मामला ज्यादा बड़ा लंबा हो जाएगा। तो बस इतने तक रखता हूं कि ये लोग परिस्थिति जन्य राजनीतिक हैं, इनकी मजबूरी इनको यहाँ ले आई, और अब इस पार्टी की मजबूरी है, और इस देश के एक मध्यमार्गीय आंदोलन की मजबूरी है। कांग्रेस इस देश का एक मध्यमार्गीय आंदोलन है, जिसमें लोकतांत्रिक गुण है, जिसमें सेकुलरिज्म है, जिसमें लचीलापन है, और जिसमें आप कह सकते हैं कि कुल मिला के एक एडजस्टमेंट करने की का स्कोप है। बाकी जो दक्षिण और वाम धाराएं हैं उसमें दुर्भाग्य से आप समझ सकते हैं कि उनकी नकारात्मकताएं हैं, जैसी नकारात्मकता के बारे में आज के वक्त की आलोचना की जा रही, ये समस्या है। और जब जब ये नकारात्मकताएं तगड़ी होंगी, बढ़ेंगी, तो हम सब लोग छटपटा के फिर कांग्रेस की ओर देखने को बाध्य होंगे, जिसको कम से कम मैंने और एक समय तक आपने भी, एक बहुत लंबे समय तक हम लोगों ने आलोचना का पात्र बनाया। हम लोगों के जीवन का मतलब एक, मैं कह सकता हूँ अधिकांश ही कांग्रेस की आलोचना में गया। लेकिन अब हम पाते हैं अपने आप को कि यार हम किसकी जान ले रहे थे। सच्चाई ये है कि यही है जो इस देश को मतलब इस देश में साहचर्य जैसे है वो कांग्रेस के ही भरोसे है। और कांग्रेस की एक दिक्कत है कि उसे चलते रहने के लिए एक मसीहा चाहिए,
किसी को वो मसीहा बना अपने आप ही बना लेती है और उसी के आगे आगे पीछे चलने लगती है। उसकी नकारात्मकताएं ये आई कि जब इस तरह की परिस्थिति जन्य राजनीति कहीं भी जन्म लेती है तो जो भी न्यूक्लियस होता है उसके इर्द गिर्द एक पेरिफेरी बनती ही रहती है, बनती टूटती, ये नियम है। अब समस्या उस पेरिफेरी से होती है, क्योंकि अगर वो काबिल है तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके देश या समाज के लिए बहुत बेहतर करता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर उसमें खोट है, जो कि ज्यादातर बार हम पाते हैं कि रहता है, तो वो चीजों को कब्जा करने की कोशिश करता है। तो कांग्रेस में नेहरू जी के जाने के बाद और शास्त्री जी के गुजर जाने के बाद जो कांग्रेस बची, उसमें जो न्यूक्लियस के चारों तरफ वाला जो प्रभामंडल रहा, उसने कांग्रेस को न डेमोक्रेटिक रहने दिया और न कांग्रेस को एक ऐसी शक्ति में बदले रहने दिया जिसमें पॉजिटिव तत्व ज्यादा होते, नकारात्मकताएं आती तो छटती रहती, बल्कि वो खुद नकारात्मकता के पर्याय बन गए। अभी जिन लोगों का आपने जिक्र किया, चाहे अब उनमें से किसी का एक का नाम क्या लेना, वो 22-23 लोग जिन्होंने संगठन बनाया था, वो सभी मान लीजिए, वो सब आप कह सकते हैं सारे लोग एक समय पे बहुत टॉप पर रहे और नीचे से जो काम करता हुआ कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने लिए उम्मीद करता था कि ऊपर कभी वो भी उन जगहों पर पहुंचेगा जिन जगहों को देख देख के वो राजनीति करता था, वो मौके उससे छिनते चले गए। और उसके नतीजे में आज ये स्थिति बनी है कि अब जो लोग हैं, चाहे सोनिया गांधी जी हो और चाहे राहुल गांधी जी हो, ये कोई ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपर्ट नहीं है, ये इस देश की समस्याओं के भी एक्सपर्ट नहीं है, इनमें सिर्फ एक भलाई है। ये लोग कुल मिला के भले आदमी है। राजनीति में, राजनीति का जिस तरह का हमारे चारों तरफ दंगल है, उसमें जो लोग हैं उनकी तुलना में हम 50 साल 40 साल के चाहे राजनीति करके या पत्रकारिता करके ये समझ में हमारे आ गया है कि ये उन लोगों से सबसे भले लोग हैं तुलनात्मक रूप में। इनका एक ही गुण है और ये उनकी तुलना में बहुत कम झूठ बोलते हैं। जैसा समाज में और बाकी सब जगह बोला और जिया जा रहा है, उनकी तुलना में ये लोग तुलनात्मक रूप में बहुत ही कम झूठे हैं, मैं कहूंगा। लचीले भी हैं और अपना नुकसान तक करने को तैयार है, करते रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ये बात बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिसको मौका जहां मिला, जो राज्य में लीडर बन गया, उसने राज्य में ऐसी कोशिश की कि उसको उसके परिवार के बाद किसी को मौका न मिले। राज्यों के सारे नेताओं ने यही किया। जो केंद्र में प्रभामंडल में थे और पार्टी कंट्रोल करते थे तरह तरह से और इनके सलाहकार थे कथित तौर पर, उन लोगों ने भी वही किया। और आज यही सब लोग मिलके अपनी गलती को इन बेचारों के ऊपर जब जब जिसको मौका मिल रहा है, कोई बंगले के लिए, कोई जंगले के लिए, क्या कहा जाए, इतने छोटे लोग, इतने लंबे लंबे चौड़े बड़े लोग इतने छोटे निकलेंगे। अब तो सच होता है कि आश्चर्य होता है, ये लोग इतने छोटे थे, हम लोग इनके बारे में क्या गलतफहमियां पाले हुए थे। ये तो बहुत ही छोटे लोग हैं। मतलब इस समय जब देश में एक सामान्य, आपके कार्यक्रम में, आप जैसे बहुत सारे YouTube चलाने वालों के कार्यक्रम में, बहुत सारे अखबारी जनों के अब भी मन मस्तिष्क में, बहुत सारे हमारे जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स के जो भी एक हद तक भले मानस है, मैं उनको कहूंगा, जो थोड़ा बहुत चीजों के बारे में रैशनल ढंग से सोचते हैं, वो सब सोचते हैं कि यार इस समय सबसे जरूरी है कि किसी तरह से लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। ऐसी चीज चाहे कोई आ जाए, लेकिन लोकतंत्र मजबूत रहे। आदमी लोकतंत्र पर होने वाले हमलों से आक्रांत है, लेकिन आप देखिए यहाँ लोग बंगलों से आक्रांत है, बंगला बचाने के लिए आक्रांत है, और उसके लिए इतना बड़ा करियर आपका सोचिए। आप कांग्रेस के जमाने से महासचिव रहे, माना जाता था कि नेहरू परिवार में आपकी एंट्री डायरेक्ट है। अब आप उनके जानते हुए, मैं नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी कोई बहुत योग्य आदमी है और भारत में उनसे योग्य कोई नहीं है, ये तर्क कह के मैं अपना तर्क नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं उन्हें झूठ बोलते हुए, धोखाधड़ी करते हुए, किसी के खिलाफ हिंसा भड़का के सत्ता में आते हुए, ऐसी कोई चीजें करते हुए या बहुत पैसा खुद बनाते हुए भी नहीं देख पा रहा हूं। एक समय में हम सब लोगों के पास वो मैसेज आया करते थे, अभी भी आ जाते हैं बीच बीच में, सोनिया गांधी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी महिला है।
रईस महिला हैं। आप जानते ही कभी कभी बीच बीच में आता रहता है, सुब्रमण्यम स्वामी वगैरह इसको थोड़ी हवा भी देते रहते थे। लेकिन हम ये अब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सारी बातें सिर्फ एक अफवाह मात्र थी। तो ऐसे में जब इन लोगों को हम पाते हैं, चाहे वो ये पायलट साहब का लड़का हो, या ये आपके गुलाम नबी आजाद साहब हो, वो आप रेड्डी साहब की बात कर रहे हैं, या अनेक, या वो उनका लड़का हो एंटनी साहब का, ये सब लोग, इनको जो भी कितने दिन ऊर्जा मिलेगी इसी परिवार के नाम से मिलेगी, इस पार्टी में भी। आज इनका रोल, इनका उपयोग इस पार्टी के लिए बीजेपी, जिसके बारे में व्यास जी ने बहुत बढ़िया कहा कि वो जानते हैं कि कब किसको कहाँ क्या कह के शिकार किया जा सकता है। तो किसी को अच्छा पार्लियामेंटेरियन कह देना, किसी को योग्य बता देना, ये सब एक रणनीति का हिस्सा होता है। बाद में वो शिकार होते हैं और बाद में उनकी स्थिति वही होती है जैसे आजकल फोटो आ जाती है कि एक पार्टी जिसको वो छोड़ के गए, उस पार्टी में उनकी एक्सेस उस घर में किसी भी दूसरे से बहुत बेहतर थी। वो कंधे पे हाथ रखते थे। राहुल गांधी ने जब पार्लियामेंट में वो एक बचकानापन किया था, आंख दबाने वाला, उन्हीं के लिए दबाई थी, यानी उनमें आपस में ऐसी क्लोजनेस थी। आज वो क्लोजनेस एंजॉय कर सकते हैं? वो उनके हमारे साहब को तो छोड़ दीजिए, जो छोटे साहब हैं होम मिनिस्टर, वो उनके यहाँ स्टूल पे बैठे हुए फोटो है उनके। तो इन सब लोगों का अंत जो है बहुत ही विभत्स होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी इनके जो भी बातें हो बहुत जल्दी भी होगा। ये हमारे लिए तकलीफ दे होगा, लेकिन जैसे आप उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद जी को नहीं देख रहे, उनके पिता राजीव गांधी के सलाहकार थे, वो खुद कितने बड़े जगहों पर रहे, उनको खुद कांग्रेस ने इस तरह के जितने ये आए जो एक समय में राहुल गांधी के चारों ओर कंधा बने हुए घूम रहे थे, ये सब किसी न किसी राजनीतिक परिवार के चिराग थे और इनको एकाएक वहीं से हाइट मिल गई राजनीति में, जितना करने के लिए किसी कार्यकर्ता का जीवन चला जाता है, मौका नहीं मिलता। लाखों लोग विभिन्न पार्टियों में पूरा जीवन देने के बाद किसी पायदान पर नहीं पहुंच पाते। इन लोगों को शुरू से ही वो हाइट मिल गई कि राहुल गांधी के दोस्त कहलाए और शीर्ष पदों पर रहे, सांगठनिक या सरकारी, और उन्होंने पावर को बेहतर एंजॉय किया। और ये सब लोग फिर पावर के लिए उस पावर के सेंटर को छोड़ के भाग गए। बनेगी, देखिए अब कांग्रेस दूसरी बन रही, फिर नए सिरे से बन रही जी, क्योंकि अब इसके जो नेता है, खासकर राहुल गांधी हिमसेल्फ, उन्होंने भी अपने आप को एक हद तक इन्वेंट कर लिया है। उनको ये पता लग गया है कि उनके पीछे क्या बड़ी बड़ी कमजोरियां रही। उनको ये भी पता है कि ये जो बड़े बड़े लोगों का कथित आभा मंडल उनके चारों तरफ है, ये बहुत छोटे लोग, और उन्हें ये पता है कि उन्हें फिर पूरे नए सिरे से इस देश में खेती करनी। तो पहले उन्होंने अपने व्यक्तित्व की खेती की 4000 किलोमीटर चल के, और उनका व्यक्तित्व अब निखर आया है। व्यास जी ने बिल्कुल सही कहा, अब उन पर कंकड़ नहीं चिपक रहा। जो भी कंकड़ अब उन पर उछाले जा रहे हैं वो गिर जा रहे हैं और गिरते जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा माइलस्टोन है। 4000 किलोमीटर फिर कोई नेता चल के, पैदल, गर्मी सर्दी बरसात में, टी शर्ट में, ये आसानी से सोचने भर का भी काम नहीं है, करना तो बहुत बड़ी बात। और अभी उनका दूसरा प्रोग्राम नत्थी है, लेकिन उनमें संगठन बनाने की या आज के राजनीतिक माहौल को समझ के वो सब चतुराई करने की योग्यता मेरे हिसाब से नहीं है। इसलिए इस चुनाव में उनको न भेजना और रोकना, ये सब जिन लोगों ने भी किया है, मुझे लगता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी के लिए अब ये प्रतीकों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें राहुल गांधी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और उन्हें मौका देना चाहिए। और ये सब बातें नहीं चिपकेगी कि उनका कोई हो गया तो उन पे कोई फोटो लगा देगा या उसकी कटिंग चला देगा तो उनका नुकसान हो जाएगा। अब नहीं होगा जी। अब राहुल गांधी जो करेंगे उसको लोग सुनेंगे। उन्होंने वो स्थिति तो प्राप्त कर ली। मैं एक चीज भूल गया था, अभी याद आ गई आपके बात सुन के। अब ये जिम्मेदारी राहुल गांधी की है भी नहीं, वो पार्टी अध्यक्ष तो है नहीं। अगर पार्टी में कहीं कोई बिक्रिंग हो रही है तो पार्टी अध्यक्ष और पार्टी की जिम्मेदारी है, और वो चुने हुए अध्यक्ष हैं, बाकायदा मतदान हुआ है, उस चुनाव में वो जीते हैं और अध्यक्ष हैं, और वो अपना कार्य बड़ी कुशलता से कर रहे हैं। तो हमारे ख्याल से हम इस चीज को भी राहुल गांधी से एक्सपेक्ट करके
तो उनके ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा दिक्कत में डाल रहे हैं। शीतल भाई, बस चलते चलते एक क्लोजिंग स्टेटमेंट जरा आपसे। बहुत से हमारे दर्शक भी पूछ रहे हैं और बीजेपी सबसे ज्यादा परेशान है कि राहुल गांधी कर्नाटक कब जाएंगे। अब 15 तारीख हो गई है डेट की, 15 से वो कोलार से शुरू करेंगे। तो आपको क्या लेट क्यों कर रहे हैं? ये स्ट्रेटेजिकली होता है। देखिए, स्टेट की जो पार्टी है और जो सेंट्रल पार्टी है और जो साथ के लोग हैं, वो सब मिलके स्ट्रेटजी तय किया करते हैं चुनाव में। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है गांव में यहाँ, और जो रिपोर्ट्स है उससे मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। थोड़ा सा अजय जी ने बताया, हो सकता है कि लीगल इश्यूज हो या और कोई वजह हो, ये स्ट्रेटेजिकली उनका फैसला हो सकता है। लेकिन अब ये तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के जाने से कहीं किसी को नुकसान होगा, ऐसी मुझे कोई आशंका नहीं। शीतल जी, मुझे एक कारण लगता है कि बीजेपी ने अभी तक अपनी लिस्ट नहीं निकाली। जो बीजेपी खट खट निकाल देती थी, वो 18 तारीख को लिस्ट निकाल रही है, और मेरे ख्याल में उसी के बाद शायद चीजें बहुत स्पष्ट होंगी कि, क्योंकि अभी वहां पे भी बीजेपी में भी घमासान चल रहा है येदुरप्पा जी और बोमई साहब का। तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी, अरे कांग्रेस भी थोड़ा लेट कर रही है अपने कैंपेन को स्टार्ट करने में, कि कम से कम वहां के कैंडिडेट्स आ जाए। कांग्रेस ने तो करीब करीब पूरी लिस्ट निकाल दी, करीब 200 के आसपास की लिस्ट निकल गई। मुझे एक कारण वो भी लगता है। शीतल जी, आपका ये गेस इसमें दम है। और ऐसा बिल्कुल, देखिए चुनाव में ये बिल्कुल ये बहुत बड़ी परिघटना होती है कि जब तक टिकट डिसाइड नहीं होते तब तक चुनाव कुछ और होता है, और टिकट डिसाइड होने के बाद ही रियल चुनाव होता है, जिसे हम लोग कहते हैं। क्योंकि तब जो स्थानीय कारक हैं वो फाइनलाइज हो जाते हैं कि भाई फला लड़ रहे हैं, उनकी फला जाति है या उनका सामाजिक समर्थन फला जगह से है, वो सब चीजें न्यूक्लियस हो जाती हैं। जो सीटों पे दूसरे टिकटार्थी होते हैं, उनका भी रोल स्पष्ट हो जाता है कि वो मदद करेंगे या टांग खींचेंगे। तो ये सब चीजें जो है चुनाव में फर्क करती हैं। क्योंकि जब चुनाव क्लोज होता है जैसा क्लोज तो कर्नाटक में भी पहले रहा है, तो मैं नहीं समझता कि, वैसे सारे सर्वेक्षण ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को थोड़ा एज है, लेकिन बीजेपी चुनाव अच्छे ढंग से लड़ती है। मोदी जी वाली जो बीजेपी है, इसने चुनाव लड़ने में और इसमें चुनाव का जो प्रबंधन है, उसमें संसाधनों की भी बहुत बड़ी महत्ता है, संसाधनों से वो प्रचुरता है। कर्नाटक रिच स्टेट है, वैसे वहाँ सभी पार्टियों के पास जरूरी पैसा है, लेकिन फिर भी जिसके पास ज्यादा है उसका ज्यादा इफेक्ट होता है, और इंस्टीट्यूशंस वगैरह को बहुत सारी ऐसी चीजों को वो इंगेज कर सकते हैं जिनके करने से कुछ फर्क पड़ता है। तो ये रणनीति हो सकती है, आपने जो कहा।